नमस्कार दोस्तों, इल्यूमिनाटी यूपीएससी में आपका स्वागत है। अभी तक हम देख चुके हैं 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का एक्ट आया, 1858 का एक्ट आया। इसमें सब कुछ क्राउन के हाथ में रहा। अब से जो भी कंपनी के हाथ में चीज़ें थी वो क्राउन के हाथ में होंगी, ठीक है। जो भी पावर हो, जो भी रेवेन्यू था या टेरिटरी थी, वो सब अब क्राउन के हाथ में होंगी। टेरिटरी 1858। इसके बाद में हमने देखा 1861 का 1861 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें ऐसा होता है कि जो भारत के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और आगे चल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बढ़ाया जाएगा भारत के लोगों का रिप्रेजेंटेशन। 1861 का हम लोग देख चुके थे। अब इसी क्रम में आगे दो एक्ट और हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के, जिनमें भारत के लोगों को पावर भी दी जाएगी और लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। देखते हैं, लक्ष्मीकांत के पास चलते हैं। ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है जी। 1892 इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ द एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ना सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ाया गया मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी कि सिर्फ इनको एडवाइजरी पावर थी, एडवाइज़ कर सकते थे कि भैया ऐसे मत करो, इस तरीके से भी कर सकते हो। वो वाइसरॉय के ऊपर बात थी कि इनकी एडवाइस एक्सेप्ट करें या ना करें, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन दैम। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें अंग्रेज लोगों की ही संख्या मेजॉरिटी रही, ठीक है। इट इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव दैम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन। ये एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ये इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उनको ये पावर दी गई कि अब आप डिस्कस कर सकते हैं, बजट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस द क्वेश्चन को मतलब कुछ भी बात उठे उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं बजट से रिलेटेड। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय के द्वारा ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन, मतलब जो नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो वाइसरॉय के द्वारा की जाएगी। लेकिन वाइसरॉय को भी कौन कौन बताएंगे? वाइसरॉय को बताएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और एक और बताएगा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बताएंगी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बताएंगी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताएगा वाइसरॉय को, और वाइसरॉय जाकर के फिर नॉमिनेट करेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कैसे होगा वो हम अब देखेंगे आगे। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और ये आए हम अब देखिए दैट ऑफ द गवर्नर। इसमें क्या कह रहा है अभी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरीके से हो रहा है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय द गवर्नर कर रहा है,
गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ whom, कौन रिकमेंडेशन दे रहा है गवर्नर को? म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रेड एसोसिएशंस, यूनिवर्सिटी, ज़मींदार। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेड एसोसिएशंस, ये गवर्नर को जाकर के कह रहे हैं कि इन आदमियों को आप नॉमिनेट कीजिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी कि आज के समय में अगर समझें तो स्टेट की असेंबली, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उसमें गवर्नर की जगह आप चीफ मिनिस्टर ले लो। चीफ मिनिस्टर को जाकर के कौन कौन बता रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले बता रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाकर के AKTU वगैरह ये जाकर के बता रही हैं कि भाई इस आदमी को आप नॉमिनेट कीजिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ द इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल, यानी कि डायरेक्ट नहीं था, ये इनडायरेक्ट तरीका था जिससे कि भारत के लोग इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल सीट्स को भर सकें। इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द वर्ड इलेक्शन was not used in the act। कहीं भी इलेक्शन का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि भाई नॉमिनेट करे गए हैं ना, ये तो इलेक्ट थोड़ी करे गए हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब एज ए नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। ये जो बॉडीज़ मैंने आपको बताई थी, ये तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिकमेंड कर रही है गवर्नर को। इससे पहले जो बताया था वो वाइसरॉय को रिकमेंड करती हैं कि आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस आदमी को भेजिए। ठीक है। अब इसको माइंड मैप में देखते हैं किस तरीके से बनेगा ये। माइंड मैप में आ गए। माइंड मैप में देखिए सन 1800, जो मैं ये वाला माइंड मैप बनाऊंगा 1892 का और 1909 का, कौन कौन से? 1892 का, 1909 का और 1919 का। वो थोड़े थोड़े आप कोरिलेट करके देखना, उनमें चीज़ें जो हैं वो अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है तो वो राइट हैंड साइड ही लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में लिखा हुआ है तो वो राइट हैंड साइड के नीचे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप थोड़ा कोरिलेट करके देखना इन तीनों एक्ट में। ठीक है। आते हैं अब देखिए 1892 में क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव लिख लेते हैं खाली। लेजिस्लेटिव में नंबर तो इंक्रीज़ हुए, नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज। ठीक है, नंबर इंक्रीज्ड बट ऑफिशियल मेजॉरिटी, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी ही रही। ऑफिशियल मेजॉरिटी यानी कि अंग्रेज़ों की ही मेजॉरिटी रही, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। अब देखिए किस तरीके से वो बताएंगे कि कैसे कैसे नॉमिनेट वगैरह, उसका किस तरीके से डायग्राम बन सकता है। नॉमिनेशन, ये इंक्रीज़ जो हुआ है वो नॉमिनेशन के थ्रू ही हुआ है, और नॉमिनेशन और जो नॉमिनेशन है वो कहाँ कहाँ हुई है? एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुई है और एक हुई है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुई है उसे गवर्नर कर रहा है। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे? यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन और ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कर रहा है? ये वाइसरॉय कर रहा है नॉमिनेट, वाइसरॉय।
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ whom, कौन रिकमेंड कर रहे हैं इन्हें? इन्हें रिकमेंड कर रहे हैं भैया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इसका डायग्राम हो गया। अब एक और पावर दी गई लेजिस्लेटिव में भारत के लोगों को कि ये बजट डिस्कस कर सकते हैं, बजट डिस्कस। ठीक है, ये हो गया इसका माइंड मैप। लेजिस्लेटिव में क्या पावर दी गई कि बजट डिस्कस कर सकते हैं और नंबर ऑफ मेंबर इंक्रीज बट ऑफिशियल मेजॉरिटी रही। मेजॉरिटी जो रही वो ऑफिशियल लोगों की, अंग्रेज लोगों की ही रही। नॉमिनेशन किया गया, इंक्रीज़ कैसे हुए? नॉमिनेशन के द्वारा। नॉमिनेशन कहाँ कहाँ हुआ? एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने किया? वाइसरॉय ने। वाइसरॉय ने किसकी रिकमेंडेशन पे किया? चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ऐसे ही प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसने किया नॉमिनेशन? गवर्नर ने। गवर्नर ने किसकी रिकमेंडेशन पे किया? यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है जी। अब चलते हैं लक्ष्मीकांत के पास और उसमें देखते हैं दूसरा प्रोविज़न। इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है जी। उन्नीस 09 के प्रोविजंस देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है ये वाला, अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए, दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये नाम सुना होगा, मोरले और मिंटो रिफॉर्म्स। लॉर्ड मोरले वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमने देखा था ना कि 1858 के एक्ट में वाइसरॉय बैठाया गया और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठाया गया, और मिंटो इसमें वाइसरॉय होगा। ठीक है, वाइसरॉय कौन होता है? सीधे क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है? ये तुम्हारा इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता है, पार्लियामेंट का मेंबर होता है। ठीक है जी। अब फीचर्स देखते हैं। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज, इट कंसिडरेबली इंक्रीज, कंसिडरेबली, वाह, मतलब आसानी से आप नोटिस कर सकते हैं कि भाई इंक्रीज हुई हैं सीट्स, द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड both the central legislative council as well as provincial legislative council. The number of member in the central legislative council was raised to 16 से, वाह, इसीलिए कंसिडरेबली कह रहा था ये कि बहुत ज़्यादा मेंबर इंक्रीज़ कर दिए, 16 से 60 मेंबर कर दिए। द नंबर ऑफ मेंबर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म थे। एक इसको थोड़ा नीचे कर लेते और प्रोविज़न देखने के लिए। दूसरा और तीसरा प्रोविज़न, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी, ऑफिशियल मेजॉरिटी, वाह, इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ये मेजॉरिटी रही अंग्रेजों की, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कहा कि नॉन ऑफिशियल आदमी, यानी ये भारत के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, चाहे भारत की लोगों की मेजॉरिटी हो जाए तो कोई बात नहीं। इट एनलार्ज्ड, ये थोड़ा सा नया नया है चलाना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं। इट एनलार्ज द deliberative function of the legislative council at both the level. For example, member were now allowed to ask supplementary question. अभी पहले, इससे पहले क्या था कि बजट के बारे में सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, लेकिन अब उठ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इतने पैसे इसके लिए, एजुकेशन के लिए इतने कम क्यों दे रहे हो पैसे,
बताओ ज़रा। और ना ही सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बल्कि मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट के ऊपर रेजोल्यूशन पास करेंगे ये कि भाई इतने थोड़े से और ज़्यादा पैसे बढ़ाओ, सिर्फ 1 करोड़ में काम नहीं चलेगा, 4 करोड़ कम से कम बजट करो। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी सबसे पहली बार भारत के लोगों की एंट्री हुई। अभी तो खैर एक ही आदमी की होगी। ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर की कहाँ पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये कहाँ पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वाइसरॉय की। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy's Executive Council। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला मेंबर था। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लो मेंबर बना करके इसको अपॉइंट किया गया। इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे बेकार वाहियात चीज़ हुई। इट इंट्रोड्यूस the system of the communal representation for the Muslim by accepting the concept of separate electorate. Under this, the Muslim member were to be elected only by the Muslim voters। अब इन्होंने क्या करा, यही तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई। जो मुस्लिम अगर कोई खड़ा होगा, ठीक है, उसको मुस्लिम ही वोट करेगा। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भाई तुम अपने गांव या शहर में इस तरीके से अंदाज़ा लगा करके देखो कि अगर कोई मुस्लिम उठ रहा है वोट के लिए, म्यूनिसिपैलिटी में उठ रहा है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में उठा हुआ है, या फिर प्रधानी के इलेक्शन में उठा हुआ है, या पार्षदी के इलेक्शन में उठा हुआ है, उस हिसाब से तुम आकलन लगा करके देखो कि अगर इस तरीके का रूल ला दिया गया जाए कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, तो सारे जो मुस्लिम हैं वो इसी मुस्लिम को वोट करेंगे। ठीक है। इससे कहीं ना कहीं सेपरेशन वाली टेंडेंसी आ जाएगी। बिल्कुल, हिंदू अलग वोट करेंगे। हिंदू, भाई ये लोग जो है हिंदू वाले को तो वोट करेंगे नहीं, ठीक है, हिंदू वाले को हिंदू वोट करेंगे फिर। ठीक है जी। तो इन दोनों में सेपरेशन की भावना आ जाएगी, और इसी को ये क्या कह रहे हैं आगे, दस द एक्ट लीगलाइज द कम्युनलिज्म। जो कम्युनलिज्म होती है ये उसको लीगलाइज कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। सबसे बड़ा बदमाश क्यों नहीं लिख दिया गया इसके लिए, कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। अब चलो खैर, हमें तो पढ़नी है चीज़। देखते हैं आगे। आगे मेरे ख्याल में और कोई प्रोविज़न होगा नहीं इसमें, है एक प्रोविज़न। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कौन से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़मींदार्स के लिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेसिडेंसीज। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन करा। ठीक है। अब इसका माइंड मैप किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, 1909 में 1909 हमने पहले भी सीधे हाथ पे लिया था लेजिस्लेटिव के बारे में, तो अभी भी सीधे हाथ पे ही लेंगे लेजिस्लेटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव, ठीक है। लेजिस्लेटिव में हो क्या रहा है, हुआ ये है कि नंबर इंक्रीज्ड बट मेजॉरिटी ओनली एट सेंटर। मेजॉरिटी, ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, लेजिस्लेटिव में ही फंक्शंस के बारे में बताया है उसने कि फंक्शन
क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, बजट के लिए रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं अब, और सप्लीमेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अब एक और बात बताई गई इसी में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किन किन लोगों का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ज़मींदार्स का और यूनिवर्सिटीज़ का। सबसे घातक जो चीज़ हुई 1909 में वो ये कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये तो हमने देखा अभी तक लेजिस्लेटिव में। एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारा एक मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा SPS एज ए लॉ मेकर, एज लॉ मेकर। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर तो इंक्रीज़ करे गए लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी सिर्फ सेंटर पे ही रही, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो उनकी मेजॉरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही रहेगी। और फिर फंक्शन बढ़ाए गए। फंक्शन में क्या किया गया कि बजट के ऊपर रेजोल्यूशन ला सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और क्या कहा गया कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ज़मींदार एंड यूनिवर्सिटीज़ सिटीज़। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या कहा गया, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय लिख देते हैं, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट मेंबर था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज ए लॉ मेकर, इसको अपॉइंट किया गया। सबसे घातक बात, सबसे बेकार बात, इधर तो अच्छी बात लिख दी कि ठीक है ये बढ़िया हुआ, उल्टे हाथ पे लिखा हमने कि बेकार बात क्या हुई। बेकार बात क्या हुई, बेकार बात ये हुई कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स किया गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत अच्छा एक्ट है, देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जैसे ये मॉर्ले मिंटो एक्ट था ना, ऐसे इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, नोन एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड। मोंटेगो इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसमें वाइसरॉय थे। ठीक है, ऑन अगस्त 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। वाह, इन्होंने ये कहा 1917 में कि जो अब की जो सरकार आई है, क्राउन के अंडर जो सरकार आई है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्या, कि धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1921। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। आ जाओ जी, फीचर देखते हैं। फीचर, अच्छा एक्ट है, बहुत अच्छा एक्ट है ये। इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब सेपरेशन हुआ, सेपरेशन किसका हुआ कि पहले ऐसा था कि हमने सबसे पहले जो 1833 में ये देखा था कि सारी पावर वाइसरॉय के हाथ में थी, वाइसरॉय के हाथ में थी।
फिर हमने देखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का था, उसमें हमने देखा कि वाइस रॉय से जो पावर हैं वो अब डिसेंट्रलाइज करी जा रही हैं। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, कि भाई सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी कि सेंटर अगर इलेक्ट्रिसिटी देखेगा, वाटर देखेगा या रेवेन्यू देखेगा। फिर प्रोविंस क्या क्या देख सकता है? प्रोविंस मैरिज देखेगा, डाइवोर्स, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें प्रोविंस मतलब क्या है, एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सेंटर के अलग सब्जेक्ट कर दिए गए कि इस चीज़ पे सेंटर ही कानून बनाएगा और इन चीज़ों पे प्रोविंस ही कानून बनाएगा, बिल्कुल सेपरेट कर दी गई चीज़ें। ठीक है। द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वॉज ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। इस तरीके की जो लिस्ट बनाएगी कि सेंटर की लिस्ट अलग होगी और स्टेट की लिस्ट अलग होगी। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। लेकिन जो पूरा का पूरा अगर ओवरऑल आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो उसमें आप ये देखेंगे कि पूरा ये जो सेंट्रलाइज्ड ही था, स्ट्रक्चर पूरा सेंट्रलाइज्ड था। ऐसा नहीं था कि स्टेट को पूरी की पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई थी। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। दो पार्टों में जो प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट थे, जैसे ये है प्रोविंस का सब्जेक्ट, इसमें मैरिज, डाइवोर्स, एम्प्लॉयमेंट, ये मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स। दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। यानी कि देखिए, प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे उनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन से थे? द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। कौन से मिनिस्टर, वो अभी हम देखेंगे। The transferred subject were to be administered by the governor with the aid of the minister responsible for the legislative council। ठीक है जी। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उनको कौन देखेगा? गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल देखेगी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उसको गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी। गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी। ठीक है। इसी सिस्टम को क्या कह दिया गया? डायरार्की सिस्टम। ठीक है जी। अब देखिए आगे चलते हैं। This dual scheme of the governance was known as the diarchy, as term derived from the Greek diarch, which means double rule। ठीक है। आगे के प्रोविजंस देखते हैं। बहुत अच्छा एक्ट है ये, बहुत अच्छा एक्ट, ध्यान से देखो। और इसको इतना आसान बना दूंगा, जितना बड़ा है ना ये, इसको इतना आसान बना दूंगा, तुम भी ये कहोगे कि सही में कुछ चीज़ पढ़ा रहे हो। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द बाइकैमरलिज्म। वाह। जैसे आपने देखा होगा कि भारत के कुछ स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके लेजिस्लेटिव
काउंसिल के एमएलसी बनते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये बाईकैमरलिज्म सिस्टम है। बाईकैमरलिज्म ये तो स्टेट पे हुआ। ऐसे ही हम देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा ये बाईकैमरलिज्म सिस्टम है, यानी कि दो हाउसेज हैं जो अलग सेपरेटली काम करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। वाह, पहली बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब से पहले क्या होता था कि कोई नॉमिनेट कर रहा है, कोई अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय द बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड ए लोअर हाउस। एक जैसे हम अब बोल देते हैं इसको लोअर हाउस बोल देते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस, इसको अपर हाउस बोल देते हैं। ऐसे ही दो हाउस बनाए गए, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट ही इलेक्शन किया जाएगा, दोनों हाउसेज में डायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर में से 3 मेंबर कहाँ के? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। अभी इससे पहले एक्ट में हमने क्या देखा? इससे पहले एक्ट में हमने ये देखा कि सिर्फ एक आदमी था, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा SPS, जिसको वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया था। अब 3 इंडियन आदमियों को हम देखेंगे कि वाइसरॉय की 6 में से 3 इंडियन आदमी, बहुत मायने रखती हैं ये बातें कि बिल्कुल आधे मेंबर इंडियन्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने यही निखद्दपने की बात कर दी कि अब की बार पहले तो सिर्फ मुस्लिम के लिए लाए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अब की बार सिख के लिए भी, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी, एंग्लो इंडियंस के लिए भी और यूरोपियंस के लिए भी ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लिया है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लिया है। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। It granted the franchise to the limited number of people on the basis of the property, tax और education। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जिनके पास एजुकेशन हो या प्रॉपर्टी बहुत तकड़ी अथाह संपत्ति है। इनको पावर दे दी गई कि भाई तुम वोट दे सकते हो, जाओ, ठीक है। या जो टैक्स अच्छा भर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम टैक्स दे रहे हैं, हाँ, कि भाई ये टाइम टू टाइम टैक्स दे रहे हैं, तो इन्हें भी पावर होनी चाहिए कि आप भी डायरेक्ट इलेक्शन में आप अपना योगदान कर सकते हैं। कैसे? वोट डाल करके, ठीक है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही मनोबल बढ़ता है हमारा, और मेरा तो वैसे ही बढ़ेगा क्योंकि पहला ही चैनल है, पहली बार ही कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की। लेकिन हाँ, ये दावे से कह सकता हूँ कि इस तरीके से किसी ने पढ़ाया नहीं होगा कोचिंग्स में भी, क्योंकि माइंड मैप वगैरह जो है होते हैं भाई, इन्हें तो पढ़ाने से मतलब है, टीचर को सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम जब स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं, एक तो होता है कि टीचर की तरह पढ़ना, लेकिन एक होता है स्टूडेंट की तरह पढ़ना। जब हम स्टूडेंट की तरह पढ़ते हैं तो वाइब्स मैच कर जाती हैं, आपकी और हमारी वाइब्स मैच कर जाएंगी, क्योंकि जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, मैं गुजरा हूँ एज ए स्टूडेंट, वैसी ही परिस्थिति से आप भी गुजर रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है वो चीज़ें, ठीक है। ये तो फिलोसॉफिकल बातें होगी, अब आगे बढ़ते हैं। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल, ये बता दिया मैंने। इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइज, ये भी बता दिया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन। वाह, हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में हाई कमीशन बना दिया गया, इसको पावर दे दी गई। ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शन दिए गए, किसके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया के लिए बना हुआ था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी जो पावर थी वो अब हाई कमीशन लंदन को दे दी गई। कुछ पावर, सिर्फ कुछ, सम पावर्स,
ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, वाह, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए बोला गया इस एक्ट में। हैंस द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए 1926 में पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल बजट, भाई सेपरेट बहुत कर रहा है, प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। सेंट्रल का भी अलग बजट होगा और प्रोविंसेस का अलग बजट होगा। पहले क्या था कि सिर्फ सेंटर का बजट आ जाता था, उसी में ही बता दिया जाता था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इतने रुपए दिए जाएंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी को इतने रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी अपना अलग बजट लेकर के आ रही है, मद्रास प्रेसिडेंसी भी अपना अलग बजट लेकर के आ रही है। वो ये कह रही है कि भाई हमारे यहाँ पानी की कमी है। मान के चलिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बॉम्बे ये कह रहा है, मद्रास ये कह रहा है, बॉम्बे ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेजर इशू है वो ये है कि यहाँ वाटर का मेजर इशू है, तो इनके सेपरेट बजट आने लगे। वाटर के लिए अब ये ज़्यादा पैसे करेंगे, मतलब निकालेंगे। अभी ये लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा पैसे निकालेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सुविधा तो खैर ऐसी ही दी थी इन लोगों ने, सिर्फ वही चीज़ें की जो इनके फ़ायदे में थी। बहुत बढ़िया। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंटर, ये बता दिया मैंने हमें। अब इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी कमीशन। एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई जो ये रिपोर्ट बनाएगी, क्या वो इंक्वायर करेगी एंड रिपोर्ट देगी ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। जब ये एक्ट आ जाएगा, यानी कि 1919 का जब ये एक्ट आ जाएगा, तो इसके 10 साल में इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा भारत में, इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था या नहीं था, इस चीज़ की रिपोर्ट बना करके या इंक्वायर करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी। वही कमीशन आप देखेंगे कि साइमन कमीशन के रूप में आती है भारत में। अब देखेंगे आगे ये इसका किस तरीके से, बहुत आसान बना दूंगा इसे मैं, बहुत आसान, चिंता मत करो। 10 प्रोविज़न है ना इसके, बहुत आसान बना दूंगा, बहुत आसान। तुम बस देखते जाओ और ध्यान करो, बस बहुत आसान बना दूंगा। 1919 अभी तक हम क्या देखते आए हैं, सीधे हाथ पे क्या देखते हुए हैं, लेजिस्लेटिव के बारे में बताया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव के बारे में हमने बताया था, लो जी, लेजिस्लेटिव में क्या बताया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म में जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस में, बाईकैमरलिज्म से समझ जाओगे ना जब तुम पढ़ोगे। भाई ये जो माइंड मैप है ये रटने के लिए हैं, पढ़ना तुम्हें खुद ही है। मैं एक तरीके से समझा भी सकता हूँ भाई, मतलब इन चीज़ें आपको समझा करके ही चल रहा हूँ, अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो लेकर के चल रहा हूँ मैं। द मेजॉरिटी जो है वो डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट। और एक और चीज़ ध्यान रख लो इसमें, लिमिटेड फ्रेंचाइज। 4 चीज़ें हो गई। बाईकैमरलिज्म, उसमें मेजॉरिटी जो होगी वो डायरेक्ट, मेजॉरिटी जो होगी वो डायरेक्ट ही होगी, डायरेक्ट इलेक्शन से ही होगी। मतलब जो भी कोई भी रिप्रेजेंट होकर, जो भी कोई भी इलेक्ट होकर के आ जाए। और लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइज, लिमिटेड लोगों को ही, जो एजुकेशन जिनकी अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रॉपर्टी संपत्ति अच्छी है, टैक्स भरते हैं, उन्हीं लोगों को फ्रेंचाइज यानी कि वोट देने का अधिकार था। अब देखिए दूसरा इसमें क्या प्रोविज़न है, सेपरेट की बहुत बात हो रही थी ना, सेपरेट बजट किस किस का,
प्रोविंस का और एंड फेडरल, प्रोविंस और फेडरल का। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? तीसरा ये है सेपरेट सब्जेक्ट्स। सेपरेट सब्जेक्ट्स, सेपरेट सब्जेक्ट कैसे भैया? सेपरेट सब्जेक्ट किस किस के? प्रोविंस के, प्रोविंस के एंड सेंटर के कह लो या फेडरल के कह लो, ठीक है। लेकिन प्रोविंस में भी हमने देखा था कि सेपरेशन हो गया था किस किस का? इसमें भी जो सब्जेक्ट थे वो एक तो थे ट्रांसफर्ड और एक थे रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब गवर्नर, वो ट्रांसफर मतलब गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ट्रांसफ़र का मतलब क्या था? वो रिजर्व का मतलब क्या था? रिजर्व का मतलब था गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी सिस्टम को कहा गया डायरार्की। देखो कितना आसान बना दिया। ये सिर्फ अभी एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए हमने इधर साइड देखा था एग्जीक्यूटिव के बारे में भी बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव में 6 मेंबर में से 3 मेंबर इंडियंस हैं, ठीक है। कितना आसान कर दिया, और आसान कर देता हूँ अभी तो। जो ये वाइसरॉय है, वाइसरॉय, इसके ऊपर कौन बैठा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर ट्रांसफर्ड कर दी गई हाई कमीशन को। हाई कमीशन जो कि लंदन में बैठा है। ट्रांसफर्ड पावर फॉर सम पावर, ठीक है जी। अब हमने एक और चीज़ देखी थी इसमें कि इसको किस तरीके से याद किया जाएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। सेपरेट स्टैट्यूटरी इंक्वायरी कमीशन। और उल्टे हाथ पे हम अभी तक क्या देखते आ रहे हैं? बिल्कुल एक्सट्रीम में उल्टे हाथ पे हम देखते हुए आ रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी इससे पहले देखा था हमने कि मुस्लिम के लिए बढ़ाया था, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि सिख के लिए बढ़ा दिया गया है। सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, ठीक है। और एक लास्ट प्रोविज़न इसमें रह जाता है। लास्ट प्रोविज़न ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन थी शायद, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई। इस्टेब्लिश्ड दिस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। कितना आसान कर दिया। ये 10 जो पॉइंट थे, प्रोविजंस थे, उनको देखिए किस तरीके से माइंड मैप के द्वारा मैंने कितना आसान कर दिया आप लोगों के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगी उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल से बाईकैमरलिज्म होगा। बाईकैमरलिज्म में जो लोग इलेक्ट होंगे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, उनका मेजॉरिटी होगी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी होगी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी कि कुछ ही लोगों को जो एजुकेशन में अच्छे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को अधिकार था वोट देने का। सेपरेट बजट सेपरेट कर दिया गया, प्रोविंस का, फेडरल का, सेंटर का। सेपरेट बजट अलग, वो सेपरेट सब्जेक्ट अलग कर दिए गए। किस के? प्रोविंसेस के और फेडरल के। प्रोविंस में और क्या क्या करा गया कि उन सब्जेक्ट को 2 भागों में और डिवाइड किया गया, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफ़र
एंड रिजर्व किसने, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव ने अपने पास में रिजर्व कर लिया, और ट्रांसफ़र गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको देखेगी, उन सब्जेक्ट को देखेगी। इसी सिस्टम को कहा गया डायआर्की सिस्टम। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये होता है कि 6 मेंबर जो हैं उसमें से अब 3 मेंबर इंडियन होंगे, ठीक है। वाइस रॉय से ऊपर देखा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर, सम पावर वर ट्रांसफर टू द हाई कमीशन एट द रेट लंदन। सम पावर या फंक्शन कह लो इसको, सम फंक्शंस, ठीक है। एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाएगी, जो कि हम देखेंगे कि साइमन कमीशन बैठाई जाती है आगे। इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाएगी, वो ये देखेगी कि भाई 10 साल में इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा, भारत पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। एक्सट्रीम लेफ्ट में हम ये देखते हुए आ रहे हैं, अब से पहले वाले एक्ट में भी देखा था कि ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट जिस तरह मुस्लिम के लिए बढ़ाया था, इस तरीके से अब की बार सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियंस के लिए। अब एक और लास्ट प्रोविज़न ये है कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखी, धन्यवाद।